क्या दोस्तों आपको पता है प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग की प्रीलिम एग्जामिनेशन का आयोजन कब किया जाएगा? हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 15 मई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। जी हाँ, आज ही 15 मई यानी कि विश्व परिवार दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 15 मई। और संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था? वो भी हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशंस ने 1994 को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था और 15 मई 1994 को यह दिवस पहली बार मनाया गया था। हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। समूचे संसार में लोगों के बीच परिवार की अहमियत बताने के लिए प्रति वर्ष 15 मई को यह अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के लिए जिस प्रतीक चिन्ह को चुना गया है उसमें हरे रंग के एक गोल घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, एक दिल और एक घर अंकित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है। और इंटरनेशनल फैमिली डे 2021 की थीम क्या रखी गई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के इंटरनेशनल फैमिली डे की थीम फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज है। क्या? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। क्लियर? तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाने वाला था 27 जून को, लेकिन अब किया जाएगा 10 अक्टूबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर को यूपीएससी की प्रीलिम एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर को किया जाएगा। और कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको प्रीलिम विथ मेंस दोनों की एक साथ तैयारी करनी होगी। और बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले करंट अफेयर में था। वो क्वेश्चन क्या था? यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में कौन शीर्ष पर रहे? 2019 में यूपीएससी टॉप किया था प्रदीप सिंह ने, यानी कि पहले रैंक पर थे। दूसरे रैंक पर जतिन किशोर और तीसरे रैंक पर रही थी प्रतिभा वर्मा। यानी कि यूपीएससी 2019 के यह तीनों टॉपर। और बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहे तो संघ लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। इमेज में आप देख सकते हैं, यूपीएससी में हाल ही में चेयरमैन बन गए हैं। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। और यूपीएससी से जुड़ा हुआ प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में किया गया है, जिसका टाइटल है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो इसी तरह का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आर्टिकल मत भूलिएगा, आर्टिकल 315। तीसरा क्वेश्चन, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा?
हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोस्तों आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की और इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है हमारा भारत देश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी ताजा रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर रही है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम रही है। और बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ग्रेग बार्कले, इमेज में आप देख सकते हैं। और आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मनु साहनी, हमारे भारत देश के। और आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर। और यह ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? दोस्तों न्यूजीलैंड देश के हैं, वो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है। चौथा क्वेश्चन, ओसिरिस रेक्स किसका पहला क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन है? ओसिरिस रेक्स दोस्तों अमेरिका देश का पहला क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में नासा के ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह बेन्नु से पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी 2 वर्षीय लंबी यात्रा शुरू कर दी है। यानी कि नासा का यह एक अंतरिक्ष मिशन था जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स, और यह बेन्नु नामक क्षुद्रग्रह से कुछ नमूने लेकर पृथ्वी की ओर लौट चला है। ओसिरिस रेक्स पृथ्वी के निकट मौजूदा क्षुद्रग्रह का दौरा कर उसकी सतह का सर्वेक्षण करने तथा उससे नमूना एकत्र करने हेतु भेजा गया नासा का प्रथम मिशन है। और ओसिरिस रेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला क्षुद्रग्रह सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्षुद्रग्रह से प्राचीन अनछुए नमूनों को इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। यानी कि तकरीबन 60 किलोग्राम वहां से नमूने लेकर यह मिशन वापस आने वाला है। और वर्ष 2016 में ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को बेन्नु क्षुद्रग्रह की यात्रा हेतु लॉन्च किया गया था। कब? वर्ष 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और इस मिशन की अवधि कुल 7 वर्ष है। और इसका कोई भी अंतिम परीक्षण तब सामने आएगा जब यह अंतरिक्ष यान कम से कम 60 ग्राम नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। और वो वापस कब आएगा? वर्ष 2030 में यह ओसिरिस रेक्स मिशन पृथ्वी पर वापस आएगा। और किस क्षुद्रग्रह का दौरा किया है? बेन्नु क्षुद्रग्रह का। तो बेन्नु एक प्राचीन क्षुद्रग्रह है जो कि वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 200 मिलियन मील से अधिक दूरी पर मौजूद है। इमेज में आप देख सकते हैं बेन्नु क्षुद्रग्रह को। और लघु ग्रह यानी कि क्षुद्रग्रह किसको कहा जाता है? ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंड है जो ग्रहों की तुलना में काफी छोटे होते हैं, इसे बोलते हैं लघु ग्रह या तो क्षुद्र ग्रह। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में बीमा बांस से एक ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहां किया गया? बीमा बांस से एक ऑक्सीजन पार्क का निर्माण तमिलनाडु में किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। लेकिन तमिलनाडु में कहां पर यह ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है? तो देखो, हाल ही में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में बीमा बांस से एक ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में यह ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है। और मैं आपको बीमा बांस के बारे में बताऊं तो बीमा या भीमा बांस एक उच्च क्लोन है जिसे बम्बूसा बालकोआ, जो कि बांस की एक उच्च उपज देने वाली प्रजाति है, उनसे प्राप्त किया गया है। और बांस के इस क्लोन को पारंपरिक प्रजनन विधि द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों यहां हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर में था। क्वेश्चन क्या था? M.K. स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं M.K. स्टालिन। और तब भी मैंने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया था, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। तमिलनाडु का लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर।
तो तमिलनाडु का राज्य पक्षी है पन्ना कबूतर, इमेज में आप देख सकते हैं। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। छठा क्वेश्चन, नासा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु किसके साथ समझौता किया? नासा ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन हेतु हाल ही में एक्सियोम स्पेस के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सियोम स्पेस के साथ। एक्सियोम मिशन 1 के रूप में नामित इस अंतरिक्ष उड़ान को नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कुल 8 दिन बिताने का अवसर मिलेगा और इस मिशन के वर्ष 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। और यहां हम बात करें नासा के, तो नासा से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन 2 दिन पहले ही करंट अफेयर में था कि 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ किसने ली? बिल नेल्सन ने। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है बिल नेल्सन, वो नासा के 14वें प्रशासक बन गए हैं। और तब भी मैंने आपको नासा के बारे में बताया था। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलो, नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई। नासा के नए प्रशासक कौन बन गए हैं? बिल नेल्सन। और नासा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूर्ण स्वरूप है, विथ स्पेलिंग आपको याद रख लेना है। ओके, 7वां क्वेश्चन, सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 19 जून 2021 से सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन किया जाना है। लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर शेह मनाला में सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले सिंधु दर्शन महोत्सव में प्रतिवर्ष देश भर से सैकड़ों पर्यटक शामिल होते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यह सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन कोविड-19 के चलते होता है या नहीं। और इसका लोकेशन आप याद रख लो कि लेह शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर शेह मनाला में सिंधु नदी के तट पर यह सिंधु दर्शन महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। और इस साल आयोजन किया जाने वाला है 19 जून 2021 को। इस समारोह के दौरान भारत भर के कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रमों, नृत्य प्रदर्शन और कला प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया जाता है। और सिंधु नदी के तट पर यह आयोजन किया जाता है। तो आप मैप में देखिए कि यह है सिंधु नदी का मार्ग और हमारे भारत देश में जम्मू कश्मीर से बहती हुई यह पाकिस्तान में जाती है। तो सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। सिंधु नदी का अपनी सहायक नदियों चिनाब, झेलम, सतलज, रावी और ब्यास के साथ संगम पाकिस्तान में होता है। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भारत देश में बहती हुई यह झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यह पांचों नदियां मिलती है सिंधु नदी को पाकिस्तान देश में। ओके, 8वां क्वेश्चन, हक्की पिक्की निम्न में से किस राज्य की एक अनुसूचित जनजाति है? हक्की पिक्की कर्नाटक राज्य की एक अनुसूचित जनजाति है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। और यह अनुसूचित जनजाति करंट अफेयर में क्यों? तो देखो, हाल ही में देखा गया कि कर्नाटक में हक्की पिक्की जनजाति के कुछ लोग कोविड-19 से बच गए। हक्की पिक्की का अर्थ कन्नड़ में पक्षी पकड़ने वाले यानी कि बर्ड कैचर से है। और यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। और हक्की पिक्की जनजाति के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो हक्की पिक्की जनजातियां अर्ध घुमंतु जनजातीय लोग हैं। इनके गुजरातीओ, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवाड़ा 4 वंश है। कौन कौन से? गुजरातीओ, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवाड़ा, यह हक्की पिक्की जनजाति के 4 वंश है। और यह जनजाति पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ मैप में देखिए दोस्तों, यह है कर्नाटक और यहाँ पर है दोस्तों हमारा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप से आगे बढ़ते हुए यहाँ एक चक्रवाती तूफान है, वो आगे बढ़ रहा है। और यदि यह चक्रवात में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका नाम क्या होगा? तोकते। और तोकते आगे बढ़ते हुए यहाँ महाराष्ट्र, गोवा और यहाँ गुजरात पर यह आक्रमण करने वाला है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। क्लियर?
तो कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के राज्य प्रतीक की बात करें तो कर्नाटक का राजकीय पुष्प है कमल। कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है चंदन। और कर्नाटक का राजकीय पक्षी है नीलकंठ। तो यह फैक्ट आपने याद कर लिए, वेरी गुड। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वामी फंड का शुभारंभ किसने किया था? स्वामी फंड का शुभारंभ हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। उपनगरीय मुंबई में स्थित आवासीय परियोजना रिवाली पार्क भारत की पहली ऐसी आवासीय परियोजना थी जिसे स्वामी फंड के तहत धन प्राप्त हुआ था। और स्वामी फंड का शुभारंभ श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2019 में किया गया था। और दोस्तों इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमने यह क्वेश्चन सेट किया था। स्वामी फंड का शुभारंभ हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2019 में किया था। रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स इमेज में आप देख सकते हैं, यह है रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स। यह स्वामी फंड द्वारा किया गया पहला निवेश है और यह पूरी होने वाली पहली परियोजना भी है। यह 7 एकड़ में फैली एक ऐसी बड़ी परियोजना है जिसमें विभिन्न विन्यासों वाले 708 घर शामिल है। कितने? 708 घर शामिल है। और CCI प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है, उनके द्वारा विकसित की गई यह परियोजना रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स है। और हमारे केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से घर खरीदने वालों को कब्जा सौंपा और इसीलिए दोस्तों यह रिवाली पार्क विंटर ग्रीन्स करंट अफेयर में आया। 10वां क्वेश्चन, PM किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को प्रदान की जाती है? PM किसान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपये डाल दिए जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 6,000 रुपये। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी गई है। और यहाँ पर क्या लिखा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान योजना। और 6,000 प्रति वर्ष किसानों को 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। तो इसी तरह का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, PM किसान योजना लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को प्रदान की जा चुकी है। तो इस योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या? यह केंद्र सरकार की स्कीम है। इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 को आए बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है जिनकी कुल जमीन 2 हेक्टेयर तक होती है। यानी कि 2 हेक्टेयर तक सीमित जमीन वालों को ही इस योजना का लाभ मिलता है। 11वां क्वेश्चन, नेपाल का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? नेपाल का एक बार फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, KP शर्मा ओली को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है KP शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो मामला क्या है? देखो, नेपाल में सियासी संकट के बीच एक बार फिर से बाजी पलट गई। संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बावजूद KP शर्मा ओली ने फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष भी यहां बहुमत सिद्ध नहीं कर सका। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने ओली सरकार के विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद विपक्ष दलों को नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्षी पार्टी भी इस मामले में विफल गई। यानी कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन गए हैं KP शर्मा ओली। और बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही है,
याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है, नेपाल के साथ कौन कौन से देश सटे हुए हैं, और नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट भी नेपाल देश में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 से जुड़ी गलत व भ्रामक सूचनाओं का पता लगाने के लिए किसने अभियान शुरू किया है? हमारे भारत देश में कोविड-19 से जुड़ी गलत व भ्रामक सूचनाओं का पता लगाने के लिए एक फेसबुक ने अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक कोविड-19 से जुड़ी गलत व भ्रामक सूचनाओं का पता लगाने के तरीके को लेकर लोगों को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए जल्द ही एक नया अभियान शुरू करेगा। इस अभियान के जरिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे उन्हें मिलने वाली सूचनाओं की किसी विश्वसनीय स्रोत से जांच करें। यानी कि पिछले साल कोविड-19 से जुड़ी कुछ गलत एवं भ्रामक सूचनाएं वायरल हुई थी और इसीलिए फेसबुक ने यह अभियान शुरू किया है। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 फरवरी 2004 को। और फेसबुक के सह संस्थापक कौन कौन? मार्क जुकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, एंड्रू मैककॉलम, डस्टिन मॉस्कोविच और क्रिस ह्यूज, इन सभी ने मिलकर फेसबुक की स्थापना की। फेसबुक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेंडलो पार्क में फेसबुक का हेडक्वार्टर स्थित है। और फेसबुक के लगभग 2.2 अरब यूजर है। कितने? 2.2 अरब यूजर है फेसबुक के। 13वां क्वेश्चन, एक गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल किसने विकसित किया है? एक गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने एक गतिशील विद्युत शवदाह प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है। यह अपनी तरह की पहली तकनीक का उपयोग करने का दावा करता है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित शवदाह होता है। क्या? लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित शवदाह होता है। और इस तकनीक को विकसित किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने। तो यहाँ इमेज में देखिए इस तकनीक को। यह बत्ती स्टोव प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसमें जब बत्ती जलती है तो पीली चमकती है और इससे बत्तियों के ऊपर स्थापित दहन वायु प्रणाली की मदद से धुआं रहित नीली लौ में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि इसी तरह की हाल ही में आईआईटी रोपड़ के प्रोफेसरों ने तकनीक विकसित की है। ओके, 14वां क्वेश्चन, पत्रकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किसने की है? पत्रकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमणा ने एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन.वी. रमणा। इमेज में आप देख सकते हैं मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमणा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक आम लोगों की पहुंच महत्वपूर्ण है और सूचना प्रदान करने में मीडिया की अहम भूमिका है। उच्चतम न्यायालय में अदालती कार्यवाही का लाइव प्रसारण शुरू करने के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही होगी इसका लाइव टेलीकास्ट आप न्यूज चैनल पर देख सकेंगे। ओके, 15वां क्वेश्चन, हाल ही में वी चंद्रशेखर का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? वी चंद्रशेखर हमारे भारत देश के जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर थे जिसका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेबल टेनिस के प्लेयर थे वी चंद्रशेखर। जाने माने अर्जुन पुरस्कार विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी वी चंद्रशेखर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वह 3 बार के राष्ट्रीय चैंपियन थे। 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन थे। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थे, ठीक नहीं हो पाए। वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रोजेक्ट हिल इंडिया, क्या प्रोजेक्ट हिल इंडिया किसने शुरू किया? हमारे भारत देश के एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने प्रोजेक्ट हिल इंडिया अभियान शुरू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, अनुपम खेर। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है सोलंकी शैलेश,
आपका आंसर बिल्कुल सही है। सेनवा संजय भाई ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच। धवल रावल, शेखावत राजवीर, म्यू जोशी, राजेश कटारा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया है। नीलम अग्रावत, मीरा रावलिया, उमा सैनी, पटेल हितेश कुमार, योगेश ठाकुर, इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग प्लांट किसने स्थापित किया? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कूलिंग प्लांट किसने स्थापित किया है? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में कल ही मैंने आपको डिटेल में बताया था। ओके, तो आपको आंसर पता ही होगा। आंसर पता है तो एक बार लिख दीजिए, क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।